हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ना, उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। और ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो। और सारी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करो ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट किसी भी तरीके से आपको कम ना लगे और जो आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इसमें पूरी पूरी हेल्प मिले। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। गॉड क्लासेस ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो वीडियो को आप देख सकते हैं, वैसे भी अगर देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो फिर आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो इनके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं या आ भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जो करने में हो सकता है कि आप लोग को शायद दिक्कत लगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद प्रोबेबिलिटी का सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ना सभी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही आया है। मेन एग्जाम में नहीं आया तो कंपार्टमेंट में आया, कंपार्टमेंट में नहीं आया तो मेन एग्जाम में आया। सीयूटी के हर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका टोटल सम जो होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर आप इन सबका सम करेंगे तो आ जाएगा 3k² प्लस में k और k हो जाएगा 2k। इन सबका टोटल सम होगा 1। अब इस 1 को आप इधर ले आएंगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको स्प्लिटिंग ब्रैकेट डंप करके आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो 3k² फैक्टर आ जाएगा, एक 3k आ जाएगा और एक -k आ जाएगा। यहाँ से आप 3k कॉमन निकाल देंगे, k+1 बचेगा, -1 कॉमन निकालेंगे, k+1। तो एक फैक्टर k+1 आ रहा है, दूसरा फैक्टर 3k -1 आ रहा है। तो ये वाला जो फैक्टर है इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं के की तो के की वैल्यू आएगी -1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पता है भैया नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसलिए इस वैल्यू को छोड़ देंगे। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3। अब आगे कहता है कि डिटरमाइन द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में के की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0.5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5k प्लस 1 इंटू k² हो जाएगा। 1.5 इंटू में 2 यानी 3 हो जाएगा, 3k²। और लास्ट में आ जाएगा 2k। तो 3 + 1 4k² प्लस में 2 ये हो गया, 0.5 हो गया यानी 2.5k। अब k का स्क्वायर करना है यानी इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आ जाएगा 1/9। और ये 2.5 को मैं 25/10 ही कर देता हूँ, सारा फ्रैक्शन में हो जाएगा, k की जगह आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से कुछ कटेगा तो है नहीं, तो ये 4/9 प्लस 25/30। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 90। तो 9 से इसको करेंगे 10, 10 4 जा 40 और 30 से इसको करेंगे 3, 25 3 जा 75। तो 5 7 और 4 11 90। तो ये कट जाएगा 5 पर, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 18 पंजे 90। आंसर आ जाएगा 23/18। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, बस इसमें क्या कर रहा है, उसने लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो फॉर्मेट आपको दे रखा है इसको हम उसे टेबल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में क्वेश्चन आया और ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी बता दूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0.2 है। x की वैल्यू अगर 1 है या 2 है तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये है। अब इसमें यहाँ पर है kxi, तो xi की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर ये बन जाएगा k इंटू 1, तो k हो जाएगा। और अगर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2k। फिर 3 पर ये है हमारे पास, तो 5k इंटू में 5 माइनस xi, तो xi की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 - 3 2 आ जाएगा, तो ये 2k बन जाएगा।
और बाकी के लिखा है कि ज़ीरो है, ठीक है, अदरवाइज ज़ीरो, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आपको टेबल दे रखी है। अब यहाँ से सबसे पहले तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो के उसमें 5 टाइम्स है, प्लस में 0.2 इक्वल्स टू 1। तो 0.2 को उधर ले आके माइनस कर दोगे 0.8, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.8 अपॉन में 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 16। तो के की वैल्यू 0.16। अब आगे कहता है कि फाइंड पी एक्स इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 पर देखो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 के है, तो यानी k की जगह 0.16 को पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.32। फिर थर्ड पार्ट ने इसी में दे रखा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसके अंदर 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, ठीक है, इसके अंदर आपको 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। 3 से ज़्यादा हम ले नहीं सकते, तो 2 पर तो ये 2k है और यहाँ भी 2k है, तो ये बन जाएगा 4k, और k की वैल्यू पुट कर देंगे 0.16, तो आ जाएगा 0.64। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो इसके अंदर p 0 आ जाएगा, p 1 आएगा और p 2 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि टोटल में से आप 3 को माइनस कर दो, ठीक है, आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि 1 में से इसमें से तीनों में से कौन सा रह गया, ये रह गया, तो इसको आप माइनस कर दो। तो 3 की वैल्यू है 2k, तो यहाँ पर 2 इंटू में 0.16, तो आ जाएगा 1 माइनस 0.32, 10 में से 2 8, 9 में से 3 6, यह आ जाएगा 0.68। अगर आप यहाँ पर रख के भी निकालोगे तो भी वैल्यू उसकी वही आएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन ए जयपुर हॉस्पिटल। जयपुर हॉस्पिटल है, जयपुर में एक हॉस्पिटल है, उसमें 8 हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। 6 जो है उसमें से वो बहुत काइंड है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, एंड कोऑपरेटिव विद देयर पेशेंट, ठीक है, 6 तो अच्छे हैं, अपने पेशेंट के साथ भी कोऑपरेटिव है, सो दे आर वेरी पॉपुलर, वाइल द अदर 2 रिमेन रिजर्व। अब लेकिन जो बाकी 2 है ना, वो फालतू फंड की अपनी बात तो नहीं करते, अपना काम से काम रखते हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़े से रिजर्व हैं। फॉर ए हेल्थ कैंप 3 डॉक्टर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। अब हमें हेल्थ कैंप एक लगाना है, हेल्थ कैंप के लिए हमें 3 डॉक्टर्स को सिलेक्ट करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलर डॉक्टर्स। तो जो पॉपुलर डॉक्टर्स हैं आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी आपके पास, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलर डॉक्टर्स। अब यहाँ पर जो x होगा हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलर डॉक्टर्स को, x रिप्रेजेंट पॉपुलर डॉक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 ले कि 3 डॉक्टर हैं, तीनों में से हमें एक भी पॉपुलर डॉक्टर चूज नहीं करना, यानी तीनों के तीनों रिजर्व वाले डॉक्टर यहाँ पर चूज करने हैं। अब यहाँ पर देखो कि रिजर्व वाले डॉक्टर तो आपके पास 2 ही हैं, 3 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये तो हो जाएगी 0, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसे तो हटाई दो। फिर x की जगह 1, 1 का मतलब है कि 1 आपने पॉपुलर डॉक्टर चूज किया है और बाकी के 2 जो हैं जो रिजर्व वाले चूज कर लिए। तो पॉपुलर डॉक्टर कितने थे आपके पास, पॉपुलर डॉक्टर थे आपके पास 6 में से आपने कोई एक चूज किया है और बाकी जो दो रिजर्व डॉक्टर हैं वो दोनों के दोनों चूज कर लिए, डिवाइडेड बाय 8C3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6C1 का मतलब 6 आ जाएगा, 2C2 का मतलब 1 आ गया, 8C3 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 56, ठीक है, और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं हम 6/56। फिर उसके बाद 2 अगर लेंगे, 2 का मतलब है कि 2 पॉपुलर डॉक्टर लिए हमने, तो 6 में से 2 पॉपुलर डॉक्टर लिए और जो बाकी 2 रिजर्व थे उसमें से एक डॉक्टर ले लिया। तो 6C2 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, और 2C1 का मतलब 2 हो गया, नीचे आपके पास वही 56 है, ठीक है, ये आ जाएगा 30/56। फिर तीसरा केस हमारे पास क्या होगा कि तीनों के तीनों हमने पॉपुलर डॉक्टर ले लिए, जो रिजर्व वाले डॉक्टर थे उसमें से एक भी नहीं लिया। तो 6C3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30 नहीं 20,
और 2 से 0 1 आ जाएगा, नीचे आपके पास 56, तो 20 अपॉन में 56। अब पहले चेक कर लो कि इसका टोटल आपका 1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 30 और 20 50 हो गए, प्लस में 6 हो गए, 56 अपॉन 56 मतलब टोटल आ गया 1, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिख लो, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 23, आ जाएगा 15 अपॉन में 23, यह आ जाएगा 10 अपॉन में 23। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया x एंड पी एक्स की वैल्यू 0 1 एंड 2, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन 23, 15 अपॉन 23 और फिर 10 अपॉन 23, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सॉरी 23 नहीं, 22 से काटेंगे तो 28 आएगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है इन ए बॉक्स ऑफ 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब नन इज डिफेक्टिव। आपने 5 बल्ब का सैंपल निकालना है, उसमें से कोई भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल आपके पास 100 बल्ब्स हैं उसमें से 10 डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर जो x है, x रिप्रेजेंट डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आपके पास 10 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 100, तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, और आपको जो सैंपल है यहाँ पर q की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस 1/10, तो हो जाएगा 9/10। जो सैंपल है आपके पास वो है 5 बल्ब आपने निकालने हैं, और 5 में से एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें लगाते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला क्या रहता है, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो 5C R की जगह 0 है, 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 5। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 9/10 की पावर 5, यही आपका आंसर आ जाएगा। पावर अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करके आप उसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि ये टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड टू पास द टेस्ट स्टूडेंट हैज़ टू आंसर एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है, अगर पास होना है तो भैया 4 क्वेश्चन के कम से कम सही आंसर देने चाहिए आपको। ईच क्वेश्चन हैज़ द 3 पॉसिबल आंसर, हर एक क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर होंगे, ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, जिसमें से एक करेक्ट होगा। तो जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 हो जाएगी, और जो इनकरेक्ट है वो 2/3 हो जाएगी। इफ ए स्टूडेंट गेसेस ऑन ईच क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द टेस्ट। अब उसे पास करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 4 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए, यानी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, यानी आपको p x इक्वल्स टू 4 निकालना है और p x इक्वल्स टू 5 निकालना है। अब क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आप करोगे नहीं, तो अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। क्वेश्चन आपके पास टोटल 5 थे, 5 में से अगर आपके 4 करेक्ट हैं तो करेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, और इसकी 2/3 होगी, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5C5, इधर 1/3 की पावर 5, यानी सारे के सारे करेक्ट आंसर दिए, यहाँ पर इनकरेक्ट एक भी नहीं है। तो 5C4 को सॉल्व करेंगे, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 की पावर 4, ये 81 हो गया, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243, प्लस 5C5 हो गया 1, और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, नहीं ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आपके पास 243 हो गया। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी आंसर आया 11 अपॉन में 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 5, मीन आपको 5 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 2 दे रखा है, एंड ऑब्टेन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है उसका फार्मूला रहता है NP, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका फार्मूला होता है NPQ का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप NPQ निकाल लो, ये आ जाएगा 4। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको
पी की क्यू की वैल्यू निकालनी है और फिर एन की निकालनी है। तो पहले इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, एन पी डिवाइडेड बाई एन पी क्यू, यह आ जाएगा 5/4। एन पी से एन पी कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो क्यू अगर 4/5 आया तो पी इसमें 1/5 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। तो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसने पूछा है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है q प्लस में p रेज टू पावर n। तो q की वैल्यू आपके पास 4/5 है, p की 1/5 है और उसकी जो पावर आएगी वो आ गई 25। फिर आगे कहता है हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन जीरो वैल्यू ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो से जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी हो सकती है कुछ भी। तो नॉन जीरो का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं लगाना क्योंकि नॉन जीरो है। अब लेकिन जीरो से आगे हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस तरह से n कितना है 25 तक है। 25 तक थोड़ा निकालेंगे तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल लेंगे। टोटल हो गया हमारा 1, 1 में से जो इसमें नहीं आया, इसमें कौन सा नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो जीरो को माइनस कर देंगे। तो जीरो की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो 25 C 0, P की वैल्यू है 1/5 की पावर 0, 4/5 की पावर 25। तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ये 4/5 की पावर 25 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि पावर इसकी बहुत ज़्यादा है। 7th क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट ए शूटिंग टारगेट इज 2/3। ठीक है, रोहित जो एक टारगेट को हिट करता है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 2/3। तो ये आपकी सक्सेस बनेगी। अगर वो हिट नहीं कर पाता तो 1/3। While preparing for an international shooting competition, Rohit aimed to achieve the probability of hitting the target at least once to be 0.99। अभी कह रहा है कि जो टारगेट रोहित को जो अचीव करना है टारगेट, वो अचीव ये करना है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी कम से कम एक टारगेट को वो हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 होनी चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट टू अटेन दिस प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम उसे कितने चांस लेने चाहिए ताकि वो इस प्रोबेबिलिटी तक पहुंच सके। तो अब यहाँ पर n हमें निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कि कम से कम एक टारगेट को वो हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.99 होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांस पूछ रहा है कि कम से कम कितने चांसेस होने चाहिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये 0.9 या उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल में से 0 को माइनस करो, 1 माइनस फार्मूला लगाओ NC0, 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर n, क्या जाएगा 99/100। इस 1 को उधर ले जाओ, इधर से ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, खाली ये बचेगा। 99/100 में से 1 को माइनस करोगे तो जाएगा -1/100। दोनों में से आप माइनस बाहर निकालोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/3 की पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/100। अब यहाँ पर 3 को अगर ऊपर लेके जाते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर से वापस ऐसे आ जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आप ये देखो कि भाई n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इसको सॉल्व करें तो कम से कम ये 100 आ जाए या उससे बड़ा आ जाए। तो n की वैल्यू अगर मैं 4 तक लेता हूँ तो 3 की पावर 4 होता है 81, यानी हमें 5 लेना पड़ेगा। तो n इज एटलीस्ट 5, क्योंकि 4 तक रहेंगे तो उसकी जो वैल्यू 100 से छोटी रहेगी, तो कम से कम उसे 5 बार यहाँ पर शूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क कर लो। ये भी अब तक 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कंपार्टमेंट में या मेन एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल सेम शायद नहीं था, एक बार शायद सेम आया था और एक बार मतलब थोड़ा वैल्यू चेंज हो गई थी, लेकिन सब कुछ यही था। इसका जो सार था, उसकी जो फीलिंग थी, मतलब वो यही थी।
तो अभी कहता है कि डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 5s आर ऑब्टेन्ड। हमें डाई को फेंकना है कि जब तक हमारे पास 3 बार 5 ना आ जाए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 5 इन द 7th थ्रो ऑफ द डाई। अब जो तीसरा जो 5 है वो हमारा 7th थ्रो में आ रहा है, ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो थ्रो करे 1 2 3 4 5 6 7, जो 7th थ्रो है उसमें हमारे पास तीसरा वाला 5 आ रहा है। यानी इससे पहले जो हमने 6 थ्रो करे थे उसके अंदर हमें 2 5 मिल गए थे। तो यहां पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी बाइनोमियल से। इसका तो डायरेक्ट ही बन जाएगा क्योंकि नंबर तो 7th है लेकिन थ्रो तो ये एक ही है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो इसकी तो 1/6 हो जाएगी। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 5s इन फर्स्ट 6 थ्रो। तो थ्रो तो हमने करे 6 और उसमें सक्सेस थी हमारी 2 बार हमें 5 मिला। ठीक है, 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 होती है, यानी P हमारे पास 1/6 है और Q हो जाएगा 5/6। तो 6C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 1/36 और यह आ जाएगा 6 to 5 अपॉन में 36 इंटू 36। ठीक है, 6 की पावर 4 सीधा नहीं आता तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और इसको देखो 3 से आप काट सकते हो तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 और 1 31। नीचे 36 को मल्टीप्लाई करके उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या पहले 12 से कर लो। 12 6 72 बचे 7, 12 3 36 और 7 43। इसको कर दो 36 से, 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 6 चौक 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो हो जाएगा 1,555 अपॉन में 2। तो ये तो आई प्रोबेबिलिटी किसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी आई। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसकी प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6 है, थर्ड 5, ये आ जाएगी आपके पास 1/6। तो हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 5th, थर्ड 5 इन 7th थ्रो। तो पहले 2 की प्रोबेबिलिटी ये है आपके पास 3125 अपॉन में 15552 इंटू में 1/6। अब यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं इससे, तो बस को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 31, 6 पंजे 30 और 3 33, फिर 33, 6 और 3 9। तो 3125 अपॉन में 93312, ये हमारा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 81। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन आपको 81 दिया हुआ है। ये भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 2022 में आया था। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन लाइज इन विच इंटरवल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो किस इंटरवल में लाई करता है। तो हमें पता है कि जब भी हम डाटा से वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होगी, लेकिन मीन से हमेशा छोटी होती है। तो यहां पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट करो तो ऐसे बन जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन का स्क्वायर रूट, मीन की वैल्यू पुट कर देंगे 81। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लाई करेगा 0 से लेकर 9 तक के बीच में। 0 को काउंट करना है, 9 को काउंट नहीं करना है, तो इसका मतलब इंटरवल आ जाएगा 0 to 9। ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस 9 टाइम्स, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस 9 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको 3 केसेस यहां पर पूछे गए। तो अब जब कॉइन को आप 9 टाइम टॉस करोगे तो n तो हो जाएगा 9, p आ जाएगा 1/2 और q आ जाएगा 1/2, क्योंकि हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर रहती है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 टेल्स, यहाँ पर जो टेल है वो सक्सेस है हमारी,
ठीक है। तो एग्जैक्टली 5 टेल का मतलब हो गया x इक्वल्स टू 5, तो हो जाएगा 9c5, 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 9 माइनस 5 करेंगे तो 4। अब 9c5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास 9876, ये शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्टकट आपको समझना है तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैंने सारे बताए हुए हैं, ये जो उसका जो रेगुलर वीडियो है उसके अंदर सारे बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 4 से 4 दूनी 8 तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 126, यहाँ पर इसकी जगह इनटू में ऊपर ये 1 रहेगा, नीचे 2 की पावर 5 ये 2 की पावर 4 ये 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद आप इसे काट लेना जितना ये कट जाए, मेरे ख्याल ये 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 63 अपॉन में 8 टू 16, 8 3 24 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 63 अपॉन में 256। सेकंड पार्ट में कहता है कि एटलीस्ट 5 टेल, तो एटलीस्ट 5 का मतलब हो गया कि कम से कम 5 तो होने चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आ जाएगा और 9 भी आएगा। अब टोटल 9 आपने टॉस किए तो 9 तक हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे वही 9c5, इसकी जो वैल्यू है ये तो हमने निकाली रखी है, बेशक इसी को लिख दो डायरेक्ट, प्लस ये निकालेंगे 9c6 और 1/2 की पावर, देखो इन सब में 1/2 की पावर 9 ही आएगी। यहाँ पर देखो 5 था और 4 था, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर पहले पावर 6 आएगी फिर 3 आएगी पावर, तो 6 और 3 9 ही हो जाएगा। तो मैं सीधा अगर 1/2 की पावर 9 लिख दूँ, यहाँ पर भी जब भी पी और क्यू दोनों बराबर होंगे 1/2 होंगे तो हमेशा जो भी एन होगा वो इनकी पावर बनेगी। तो इसकी जो वैल्यू है आगे 63 अपॉन में 256, 9c6 को सॉल्व करेंगे। इसका शॉर्टकट मैं थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी ने अगर नहीं समझ रखा हो पहले से। 9 के नीचे 6 लिखा हुआ है तो या तो आप यहाँ पर ऊपर 6 नंबर लिखो 9 8 7 6 5 4, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखो। तो 9 और 6 का डिफरेंस है 3, तो मैं यहाँ पर 3 नंबर लिख लेता हूँ 9 8 और 7, और नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू में 2, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 4 3 12, 12 7 84, तो ये तो 84 आ जाएगा, और नीचे इसकी पावर आ जाएगी, ये हो जाएगा 512। यहाँ पर 9c7 है तो 2 ही नंबर लिखने 9 और 8, और 2 से डिवाइड कर देना है उसको, तो आ जाएगा 9 चौक 36, 9c8 9 हो जाएगा, 9c9 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 512, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 2 6 12, बाकी तो ये सारे सेम रहेंगे। इनका टोटल करो, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 10 26, बचे हमारे पास 2, 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, बचा 1, 1 और 1 2, तो 256, 512, इस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट में कहता है कि एटमोस्ट 5 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेल, तो मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो इसमें आपको P1 लेना है और P0 लेना है, P1 P2 P3 P4 और P5। ठीक है, आप इन सब को निकाल लो, या फिर इसमें से क्या केस रह गए हैं 6 7 8 9, अब उनको माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल वही छोटा पड़ेगा। यहाँ पर आपको 6 बार निकालना पड़ेगा, वहाँ 4 बार निकालना पड़ेगा, इतना फ़र्क पड़ जाएगा। तो 1 में से आपको माइनस कर देना है 6 7 8 और 9।
ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये पार्ट्स ऐसे करते आ रहे हो तो 6 की वैल्यू अपर की कितनी आई थी, ये आई थी, तो ये 84 अपॉन में 512, 7 की वैल्यू थी 36, 9 और 1, इन सबको ऐड करो, 4 6 10, 10 और 10 20, बचे 2, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 130 अपॉन में 512। अब इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये रह जाएगा 2, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 382 अपॉन में 512, इसको आप 2 से काट लो तो 191 अपॉन में 256, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि अगर आपके पास ये इक्वल दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 2। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूले में क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर ये आर होता है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू 4 है तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ई की पावर माइनस लैम्डा कट गया और 2 लैम्डा कट गए यहाँ से, तो इधर बच गया 3, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 लैम्डा स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 3 12, 12 3 36, तो लैम्डा स्क्वायर 36 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। अगर कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी दी होगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक निकाला है। अब कहता है कि फाइंड पी एक्स इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस 6 की वैल्यू है 0.00248, 6 की पावर 3 हो जाएगा 216 और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, 6 से आप इसे काट दोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 36 से, तो 248 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो 6 8 48, 24 4 28, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 4 12, 4 4 8 9, 7 और 1 8, तो ये आ जाएगा 0.08928, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि सपोज 2% ऑफ द आइटम मेड बाय फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। जितना आइटम बनता है फैक्ट्री में से उसमें 2% डिफेक्टिव होते हैं, तो P आपके पास हो गया यहाँ पर 2%, यानी 2/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम इन ए सैंपल ऑफ 100 आइटम। सैंपल कितना आपके पास 100 आइटम का है, तो सबसे पहला काम तो लैम्डा निकालो। लैम्डा का फार्मूला होता है n इंटू पी, n 100 हो गया, P 2/100 हो गया, तो लैम्डा हमारा 2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम्स, तो यानी x इक्वल्स टू 3। तो फार्मूले में e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। e की पावर -2 की वैल्यू है 0.135, 2 की पावर 3 हो गया 8, ये हो गया 6, 2 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, आंसर आ जाएगा 0.18। इसमें कहता है फॉर ए पॉइजन वेरिएट x इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू p x इक्वल्स टू k प्लस 1 देन द वेरिएंस ऑफ x इज। इसका वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का मतलब आपको लैम्डा निकालना है, तो मीन पूछ ले वेरिएंस पूछ ले, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर k, इसको आप ऐसे ही रहने दो, और ये जो लैम्डा की पावर k प्लस 1 है तो ये लैम्डा की पावर k इंटू में लैम्डा कर दो, नीचे k प्लस 1
फिर इनटू में k फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी k+1। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे कंसेक्यूटिव दे रखा हो ना, यहाँ k+1, तो लेमडा की वैल्यू आपकी ये आएगी k+1। ये हमारे पास एक केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी में कहता है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब ऑफ विच 6% आर डिफेक्टिव इन ए लार्ज बल्क ऑफ बल्ब्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स सिलेक्टेड एट रैंडम नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लैम्डा निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 6%, यानी 6/100, और सैंपल 100 बल्ब्स का आप ले रहे हो, तो लैम्डा आ गया 6। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है? नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको डिफेक्टिव बल्ब की दे रखी थी, मतलब Px = 0 निकालना है। तो e की पावर -6, 6 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, तो बचेगा e की पावर -6 और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.0024। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स हैज एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट में Px = 2 निकाल देना है। e की पावर -6, 6 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 0.0024, 6 की पावर 2 हो गया 36, नीचे आ जाएगा 2, 2 से इसको आप कैंसिल कर दो, 12 × 72, 12 × 36 और 7 43, डेसिमल 0.0432। फिर थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विच इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बल्ब। एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, मतलब एक डिफेक्टिव हो सकता है या फिर कोई भी डिफेक्टिव ना हो। तो इसमें दो केस बन गए हमारे कि आपको जो वैल्यू लेनी है x की वैल्यू <= 1 लेनी है, यानी इसमें P0 भी हो सकता है और P1 भी हो सकता है। तो P0 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, P1 की यहाँ से निकाल लेते हैं। e की पावर -6 फिर 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 0.0024, यहाँ भी आ जाएगा 0.0024 इंटू में 6, नीचे 1 आएगा, 1 को कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 4 8, 4 और 2 6, 1 0, तो 0.0168। फिर इसका जो ऑप्शन है उसमें कहता है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं और दोनों ही लैम्डा होते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेना कि ऑप्शन कौन सा आपको आसान है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, और वाले पार्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। जो मीन होता है वो होता है लैम्डा, और ये आपके पास 6 आ रखा है। जो वेरिएंस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी होता है लैम्डा, और ये भी आपके पास 6 आ रखा है, तो यही आपका आंसर बन गया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड एज 30 per hour ऑन ए गिवन डे, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल इन द फर्स्ट 10 minutes ऑफ एन आवर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी से डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ पैसेंजर थे सभी में 100 ही चल रहे थे यहाँ पर, और जो बल्ब थे यहाँ पर 100 ही चल रहे थे। अगर ये चेंज होते तो उसके हिसाब से लैम्डा भी चेंज हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर यही चीज़ चेंज हो रही है। जो 30 आपको दे रखी ना एवरेज, ये देखिए पर आवर के हिसाब से, तो नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर पर आवर इज़ 30। तो आपको निकालना है कि फर्स्ट 10 minutes की जो एवरेज होगी वो कितनी आएगी। नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर 1 hour, 1 hour का मतलब है 60 minutes, तो ये कितना दे रखा है आपको 30। तो नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर 1 minute आ जाएगा 30/60, यानी 1/2। तो नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर 10 minutes, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 को, तो ये आ जाएगा 5। यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसका तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल,
ठीक है। इसका तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 4 निकालना है। तो हो जाएगा ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ई की पावर -5 है 0.0067, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24। इसको सबको पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.174। नेक्स्ट में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल इन एन आर गिवन दैट देयर आर 8 अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ दैट आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर आपके पास, जैसे ये पूरा 60 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, ये कहता है कि हमें इस 60 मिनट के अंदर 10 या उससे ज़्यादा अराइवल आने की एक्सपेक्टेशन है। अब उसमें से लेकिन जो 8 अराइवल है वो पहले 10 मिनट में ही हो गए, यानी पहले 10 मिनट के अंदर 8 लोग आ गए। तो बाकी के जो 50 मिनट होंगे, ये पहले 10 मिनट हो गए, ये बाकी के जो 50 मिनट होंगे, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि 2 या उससे ज़्यादा अराइवल होंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर 10 या उससे ज़्यादा हो गए। तो यानी हमें इस 50 के लिए यहाँ पर लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा 50 मिनट के लिए आप निकालेंगे तो 10 मिनट के लिए लैम्डा था हमारा 5, तो 50 मिनट के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से कर देंगे, तो लैम्डा बन जाएगा इसका 25। तो अब हमें कितनी उम्मीद है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यानी यहाँ पर आपको 1 में से माइनस कर लेना है P0 को और P1 को। तो e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -25, 25 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से e की पावर -25 आप निकाल देना कॉमन, इधर बचेगा हमारे पास 1, इधर आ जाएगा 25, तो यानी हो जाएगा 26। तो आंसर आ जाएगा 1 - 26 इंटू में e की पावर -25। इसकी वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देना, नहीं दे रखी है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि गिवन दैट मीन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल x इज 12। तो मीन आपको दे रखा है 12, मीन 12 दे रखा है, मतलब म्यू की वैल्यू 12। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 4। फिर फर्स्ट पार्ट में कहता है द z स्कोर ऑफ ए डाटा पॉइंट 20। डाटा पॉइंट मतलब x की वैल्यू 20 है। तो जो z होता है, z का फार्मूला रहता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जाएगा 20 - 12 डिवाइडेड बाय 4। तो 8/4 मीन्स आंसर आ गया इसका 2। द डाटा पॉइंट इफ z स्कोर इज 5। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको z स्कोर दे रखा है 5 और डाटा पॉइंट आपको निकालना है, यानी x निकालना है। तो इसी फार्मूले के अंदर z की जगह 5 रख दो, x निकालना है, म्यू 12 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो 5 4 जा 20, तो इसको यहाँ लाके ऐड कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 32। उसके बाद नेक्स्ट में भी आपको डाटा पॉइंट ही निकालना है, उसमें z स्कोर दे रखा है आपको माइनस में। तो यहाँ 5 की जगह -2, 4 2 जा 8, इसको उधर लाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। The monthly salary of a worker in a certain factory are normally distributed with mean is rupees 5000 and standard deviation is rupees 500। तो मीन आपको दे रखा है इसमें 5000 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 500। देर आर 14 वर्कर गेटिंग मोर देन रुपीज 6500 पर मंथ। अब 14 वर्कर ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 6500 पर मंथ से ज़्यादा है, यानी 6500 पर मंथ है। 14 वर्कर हैं ऐसे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर आपको फैक्ट्री में निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि x हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, और जो आपको यहाँ पर एवरेज दे रखी है इसने, मीन आपको ये दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये दे दिया है। तो रह गया हमारे पास, अगर हम x लेके चलते हैं, पहले z की वैल्यू निकालो, x लेके चलते हैं 6500, जो सैलरी है उसकी 6500 है,
इसको आप कन्वर्ट करो z में, तो z कितना हो जाएगा, z का फार्मूला वही x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 6500 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ जाएगा आपके पास 1500, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये कह रहा है कि 14 वर्कर ऐसे हैं जिनको इससे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है, यानी हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6500। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने z में, तो इसको लिख देंगे z ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 माइनस एफ ऑफ 3। तो ये जो एफ ऑफ 3 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी, यहाँ पर गिवन नहीं है, मिस कर दी हमने। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, जो टेबल है उस टेबल में से आप जाके इसकी वैल्यू देख सकते हो, बुक में जो टेबल है। देखिए एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है हमारे पास ये दे रखी है 0.9986, 0.9986 ये वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 8 1 0 0, ये आ गया। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। अब ये कहता है कि हमारे पास जो 14 वर्कर हैं ऐसे जिनकी सैलरी इससे ज़्यादा है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर हम x मान लें, टोटल नंबर ऑफ वर्कर भी x, तो इस x को अगर हम इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा। तो इसका डेसिमल आप हटाओगे 10,000, 14 से 14 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 10,000, यानी इस फैक्ट्री के अंदर 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द सिलेक्टिंग ऑफिसर इन ए बैंक इज कंडक्टेड ऑन 1000 कैंडिडेट। बैंक ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए 1000 कैंडिडेट का एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड इन द इज 42, तो मीन स्कोर आपके पास 42 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 24 हो गया। एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्कोर फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज स्कोर एक्सीड 60, जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा था, तो वो स्टूडेंट कितने थे। तो यानी अगर x की वैल्यू 60 है तो पहले इसको z में निकालो, तो 60 माइनस 42 अपॉन 24, तो माइनस करो, 6 में से 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गए 1, इसको काट लेते हैं हम 6 से, 6 × 18, 6 × 24, तो 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 7 28, 0.75, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है ना उन्हीं में से कोई आ जाएगी, तो 0.75। अब हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा था, तो इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा z ग्रेटर देन 0.67, 0.75। यानी ये आपसे क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट वैल्यू हमें दे रखी थी, यहाँ पर वैल्यू ऐसे दे रखी होंगी, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या 0 होता है, तो इधर आपके पास 0.75 है, तो इससे बड़ी वाली वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये वाली पूछ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये होता है 0.5, तो 0.5 में से आप ये वाला हिस्सा माइनस करोगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेकर 0.75 तक की प्रोबेबिलिटी। और ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.2734, तो 10 में से 4 6, 9 में से 3, 9 में से 7, 4 में से 2, तो ये आएगा 0.2266। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उससे इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल थे 1000, तो डेसिमल जाएगा इधर यानी 226.6, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 227। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा था। अब कहता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज स्कोर लाइज बिटवीन 30 एंड 60, जिनका 30 और 60 के बीच में स्कोर रहा है। तो अगर x की वैल्यू 30 है
तो उस केस में z आ जाएगा इसका 30 माइनस 42 अपॉन में 24, तो आ जाएगा -8, तो -1/3। तो 1 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1/3 तो नहीं आना चाहिए, 1/0.5 दे रखी है वैल्यू। तो x की वैल्यू 30 है, अच्छा -12, 30 माइनस 42 करेंगे तो -12/24, यानी -1/2 या -0.5, ये वाली वैल्यू भी आपको यहाँ दे रखी है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है 60 है, उसका तो हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है। तो अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जिनका स्कोर 30 से लेकर 60 तक के बीच है। तो इसको हम z में कैसे लिखेंगे? 30 की वैल्यू क्या आई है? -0.5 से लेकर, इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.75। ठीक है, अब -0.5 से लेकर 0.75 तक की वैल्यू आपको निकालनी है। यानी आपको क्या करना है इसमें, ये -0.5 इधर हो गया और 0.75 इधर हो गया, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अब ये वाली वैल्यू 0 से लेकर 0.75 तक की वैल्यू तो आपके पास ये है ही। अब यहाँ पर ये माइनस है लेकिन वैल्यू आपको दे रखी है प्लस में, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जितना इधर होता है ये उतना उधर होता है। तो अगर ये जो -0.5 है यहाँ पर अगर ये आ रहा है और अगर +0.5 लेंगे तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर ही तो रहेंगी। यानी इसको मैं -0.5 से 0 तक लिखने की बजाय, मतलब मैं इस वैल्यू को दो पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया कि -0.5 से लेकर 0 तक वैल्यू आ रही है, प्लस 0 से लेकर 0.75 तक है। अब ये वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को -0.5 से 0 तक लिखने की बजाय अगर मैं लिख दूं 0 से 0.5 तो भी बात तो सेम ही रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 0.5 प्लस 0 to 0.75, अब ये वाली वैल्यू आपके पास है 0.1915 और ये है 0.2734, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 5 9, 3 और 1 4, 7 और 9 16, 2 3 4, 0.4649। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू में 0.4649, तो 464.9 राउंड ऑफ करेंगे तो 465 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन अ सर्टेन community between 3 p.m. and 4 p.m. has a mean of 352 and standard deviation is 31। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। What percentage of the time will there be more than 400 telephone calls made in the community between 3 p.m. to 4 p.m.? तो अगर x की वैल्यू कहता है अगर 400 है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 माइनस 352 डिवाइडेड बाय 31, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, तो 48 अपॉन में 31। 48 को अगर आप 31 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 1.5 आएगी क्या? ये चेक कर लेते हैं एक बार। 8 में से 1 गए 7, 4 में से 3 गए 1, तो इसको अगर हम 5 से करें, 5 से 5 एकम 5, 5 से 15, ठीक है, तो आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम विल देयर बी मोर देन 400। मोर देन 400 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 400। तो इसकी वैल्यू z में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ग्रेटर देन 1.5। अब ग्रेटर देन 1.5 का मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो वही 0.5 में से ये हिस्सा माइनस करेंगे
तो आ जाएगा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1.5। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0.4394, माइनस करोगे 10 में से 4 6, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और 0। अब यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, व्हाट परसेंटेज, तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़नी है, परसेंटेज में आंसर देना है। तो परसेंटेज में आंसर देंगे तो आ जाएगा 6.06%, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन दैट स्कोर ऑफ ए सेट ऑफ कैंडिडेट ऑन एन आईक्यू टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द आईक्यू टेस्ट हैज ए मीन ऑफ 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट who takes the test will score between 900 and 110। तो x की दो वैल्यू के हिसाब से हम निकालेंगे। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 90, तो z की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 100 अपॉन में 10, माइनस 1 हो गया। अगर x की वैल्यू 110 है तो z की वैल्यू 110 माइनस 100 अपॉन में 10, यानी ये आ जाएगी 1। तो अब ये बिटवीन दिस एंड दिस निकालना है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है माइनस 90 से लेकर 110 तक की। उसको z में लिखेंगे तो -1 से लेकर +1 तक की। अब ये -1 से लेकर +1 तक की, अब यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाली है तो आपको f(1) में से माइनस कर देना है f(-1), ठीक है। या f(1) को आप ऐसे भी लिख सकते हैं <1 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इस चीज़ को मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा तो फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z <1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z <-1। तो ये पिछली बार का जो पेपर हुआ था कंपार्टमेंट का, उसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दे सकते हैं, ये ML का तरीका है। इससे पिछले जो क्वेश्चन हमने किया था वो RD शर्मा या ML भार्गव में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो इस तरीके के हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 0.8413, 0.1587। 13 में से 7 6, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 5 गए 8, 7 में से 1 गए 6, तो 0.6826 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं उनके लिए इन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, बाकी कुछ भी और कहना आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।